ठीक है, चलो यूनिट 4 पे आ गए। सपोजिटरी की बात करते हैं, क्या होती है सपोजिटरी। चलो कंटेंट पीस के बारे में, सपोजिटरी आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना क्या होता है। सपोजिटरीज रेक्टल रूट में रखने के लिए बनाई जाती हैं, तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे। एक बार पढ़ाता हुआ चलूंगा, क्लियर होता चला जाएगा। सपोजिटरीज क्या होती है, डोसेज फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी, जो बॉडी ओरिफिस में रखने के लिए या माउथ में कहीं भी रखने के लिए बनाई जाती हैं। सपोजिटरीज वो होती हैं नेजल कैविटी, बॉडी की कैविटीज में रखने के लिए बनाई जाती हैं, बेसिकली वो सपोजिटरीज होती हैं, ठीक है जी। बेसिकली क्या होती हैं, जो बॉडी की कैविटी में रखने के लिए बनाई जाती हैं, उसको बोल रहा है ये, ठीक है जी। रेक्टल, कॉमनली रेक्टल रूट से यूज होती हैं, वेजाइनल रूट से, ठीक है जी, यूज होती हैं, यूरेथ्रल रूट में रखने के लिए भी ये बनाई जाती हैं, ठीक है जी। शेप कैसी होती है इनको, शेप और वेट वेरियस, बहुत अलग अलग तरह का होता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है जी। इनका शेप और वेट हम आगे, देखो शेप कैसी होती है, मैंने आपको बताया ना शेप कैसी होती है, ये ऐसी होती है शेप, ताकि इजीली रखी जा सके रेक्टल रूट में, ठीक है। चलो एडवांटेज क्या होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती हैं। अगर क्या हूं मैं ओरली यूज कर रहा था तो मेरी डिग्रेड हो जा रही थी, जीआईटी फ्लूइड से डिग्रेड हो जा रही थी, लेकिन मैं अगर रेक्टल रूट से यूज करता हूं तो डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है जी। मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर पर ही ये घुल जाती हैं भाई, बॉडी टेम्परेचर पर ही घुल जाती हैं। बहुत लोकलाइजेशन सिस्टमिक एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है जी। बच्चों को और बूढ़ों को आसानी से दी जा सकती हैं। अनकॉन्शियस अगर कोई पेशेंट है वो भी ले सकता है, ठीक है जी। इरिटेशन और वोमिटिंग, ठीक है जी। कन्वीनियंट फॉर ड्रग, ऐसी ड्रग जो इरिटेशन करती है, जीआईटी फ्लूइड में दिक्कत करती है, वोमिटिंग आ रही है, नोजियस फीलिंग आ रही है, रेक्टल रूट से दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको रेक्टल रूट से देते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट ड्रग कैन एडमिनिस्टर्ड, कह रहा है कि जो इरिटेंट ड्रग होती है उसको हम रेक्टल रूट से दे ही नहीं सकते, रेक्टल रूट में रखते ही वहां पर परेशानी कोज कर देगा, ठीक है जी। एम्ब्रेसमेंट टू पेशेंट, पेशेंट के लिए शर्म महसूस होती है पेशेंट को रेक्टल रूट से दवाई लेने में, ठीक है जी। लो टेम्परेचर पर ये हमें स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर तो ये मेल्ट हो जाती हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीजिंग करनी पड़ती है। इजिली प्रिपेयर नहीं हो पाती, कॉस्ट ज्यादा आ जाती है इन पर, ठीक है जी। रेक्टम रूट इज मच लेस देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या जी रेक्टल रूट होता है ना, वहां फ्लूइड कम होता है, तो ये घुलने में दिक्कत करती हैं, समझ गए। सम ड्रग में डिग्रेड बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम, रेक्टम रूट में कभी कभी बैक्टीरियल, इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि जो मेरी ड्रग होती है वहां भी खराब होने के उसके चांस हो जाते हैं, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं भाई, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। टाइप्स ऑफ सपोजिटरी के पे चलेंगे, सपोजिटरी के टाइप कौन कौन से होते हैं भाई, ये देखो कौन कौन से होते हैं सपोजिटरी के टाइप। रेक्टल रूट से, वेजाइनल रूट से, यूरेथ्रल रूट से, नेजल से और ईयर कौन से, सब पढ़ते हुए आ रहे हो आप पीछे से, क्लासिफिकेशन से ही सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये सारी चीजें, ठीक है जी। चलो भाई सपोजिटरी क्लियर है, समझ पा रहे हो भाई सपोजिटरीज को, क्या होते हैं सपोजिटरीज। अब देखो रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती हैं, जो रेक्टल रूट में रखने के लिए दी जा रही हैं वो होती हैं भाई रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है जी। अडल्ट के लिए इनका क्या होता है, फॉर अडल्ट वेट 2 ग्राम होता है इनका, अडल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। और टोरपीडो शेप होती है, ये टोरपीडो शेप होती है भाई, ठीक है जी। टोरपीडो एक मछली होती है, उसकी शेप की तरह की होती है ये टोरपीडो शेप। चिल्ड्रन और सपोजिटरीज वेट अबाउट 1 ग्राम, जो चिल्ड्रन को दी जाती है वो 1 ग्राम वेट की, एडल्ट को 2 ग्राम वेट की, ठीक है जी, समझ गए। चलो ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ो। रेक्टल सपोजिटरीज हो गई। वेजाइनल पैसरीज, वेजाइनल सपोजिटरीज होते हैं वेजाइनल में या ये फिर यूरेथ्रल इन्फेक्शन में रखने के लिए एक डिवाइस की हेल्प से वहां पर रखी जाती है, वहां तक ये, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, डिवाइस की हेल्प से जब आप उनको वहां रखोगे तो इसमें क्या होता है, वेट कितना होता है इनका 3 to 5 ग्राम, ठीक है जी। वेजाइनल में, वेजाइना में इंसर्ट करते हो अंदर एक डिवाइस की हेल्प से 3 से 5 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। वेजाइनल म्यूकोसा को रिस्टोर करने के लिए, अगर वेजाइनल म्यूकोसा में इरिटेशन हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है जी, फॉर इट्स नॉर्मल स्टेट एंड द कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं और कुछ इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये कुछ वेजाइनल सपोजिटरीज हो जाती हैं जो वेजाइना में रखी जाती हैं, इनको भी अपन यूज में लेते हैं और इनको भी हम सपोजिटरीज के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है यूरेथ्रल सपोजिटरीज, मींस जो यूरिनरी ट्रैक्ट पे अगर कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन को, उस लोकल पर्टिकुलर जगह पे कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे ही, ठीक है, हम रख देते हैं। इंसर्जन इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में रखने के लिए बनाई जाती हैं, 2 से 4 ग्राम इनका वेट होता है, बहुत ही कम यूज में ली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट पे
ठीक है, बहुत ही कम यूज में ली जाती हैं ये, बस इतना बात समझ सकते हो आप, तो समझो। आगे क्या आती है बात, आगे बात आती है नेजल सपोजिटरीज क्या होती हैं भाई। नेजल सपोजिटरीज क्या होती हैं, नेजल सपोजिटरीज होती हैं जो नाक में रखने के लिए बनाई जाती है। देखो भाई वो रखने लग रही है नाक में, ठीक है जी। ग्लिसरोजिलेटिन बेस होता है इसके अंदर, क्या होता है बेसिकली ग्लिसरोजिलेटिन बेस होता है, और इसका वेट कितना होता है अबाउट 1 ग्राम, 1 ग्राम वेट होता है भाई इसका, और हम इसको आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी नोज के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, अब बात आ जाती है किस पर, ईयरकोन्स पर। ईयरकोन्स पे होते हैं जो भाई इसी शेप के बनाए जाते हैं और कान में रखने के लिए यूज में ले जाते हैं, ये सपोजिटरीज होती हैं ईयरकोन्स सपोजिटरीज, ठीक है भाई। देखो राउंड शेप होती है, ओवल शेप होती है, टॉर्पिडो शेप होती है, बुलेट शेप और टेम्पोन शेप होती है, अलग अलग जगह पर रखने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये मैंने आपको पढ़ा दिया ये किस किस यूज में होते हैं, 0 1 2 3 4 ए और बी होती है जो नेजल और यूरेथ्रा में रखी जा रही हैं। 4 नंबर 4 की है जो पैसरीज के रूप में वेजाइना में रखी जाती है रेक्टल यूज के लिए। 1 2 3 है और चिल्ड्रंस के लिए 0 वाली यूज होती है, ठीक है। चलो ठीक है, सपोजिटरीज बेस ऑफ आइडियल प्रॉपर्टीज। आइडियल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या जाता है इनका, देखो भाई कह रहा है कि शेप एंड साइज स्टोरेज होना चाहिए इनका, शेप और साइज ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से हम स्टोर कर सकें। मेल्ट बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जानी चाहिए, नॉन रिटेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। आसानी से क्या हो जाए, श्रिंक सफिशिएंट टू रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से निकालने में आसानी से ये लुब्रिकेटिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। इंटरफेयर इन रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का एब्जॉर्प्शन आसानी से करती हो, ठीक है जी। परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का जो इनकॉर्पोरेशन है हमारी बॉडी के अंदर उसमें हेल्प कर सकती हो, ठीक है जी। इट शुड बी कंपेटेबल विद द वैरायटी ऑफ ड्रग, अलग अलग ड्रग की वैरायटी के साथ ये कंपेटेबल हो, उनके साथ भी दी जा सके। इट शुड बी फिजिकल स्टेबल ऑन स्टोरेज, स्टोरेज करने पर ये खराब ना हो, अपनी भौतिक अवस्था में जैसी है वैसी बनी रहे। इट शुड नॉट बी सॉफ्टन एंड हार्डन ऑन स्टोरेज, स्टोरेज करने पर ना तो ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, जैसी बनाई थी वैसी रखी रहे। ये सारी आ जाती हैं इसके आइडियल प्रॉपर्टीज के अंदर। आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ बेसिस। 3 तरह के बेस होते हैं। ऑयलोजिनस बेस, ऑयलोजिनस बेस में क्या बेसिकली कोका बटर, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज करते हैं। हाइड्रोफिलिक बेसिस भी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे ग्लिसरोजिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस, ठीक है जी। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये आप पहले भी पढ़ते, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 3 से 4 बार आया है, ये वर्ड भी 3 से 4 बार आ चुका है और ये वाला भी, तो ये सारे आपको इस्तेमाल में लेने हैं, सब आपको समझते हुए चलना है। इमल्सिफाइंग सिंथेटिक बेसिस क्या होते हैं, ठीक है जी, ये होता है विटसोल होता है, ठीक है जी, और मेजा एस्ट्रिनम होता है और मेजोपोल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है और क्या समझना है भाई, आगे बढ़ना है और समझना है फैटी और ऑयलोजिनस बेस क्या होता है। बेसिकली कोका बटर इसमें हम यूज करते हैं, कोका बटर यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, कोका बटर क्या करता है बेसिकली, ये क्या होता है, एक रोस्टेड सीड होता है जिसको हम सपोजिटरी बनाने के लिए यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पर येलोइश होता है, व्हाइट होता है, सॉलिड होता है, ठीक है जी। एग्रीएबल चॉकलेट की तरह का इसका ऑर्डर होता है, ठीक है जी। केमिकली क्या होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स होते हैं प्राइमरी ऑफ ओलियोपामिटोस्टेरिन एंड द ओलियोडिस्टेरिन होता है, ये ओलियोडिस्टेरिन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इट मेल्ट एट 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड है भाई, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है जी, समझ गए। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट, टाइम मिलता है बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पीछे पढ़ के आ चुके हो भाई, सपोजिटरीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इमल्सिफाइंग, ठीक है। इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा क्या होता है, देखो व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यूज, इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं हम, इसके अंदर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं, ठीक है जी। और लेनेट वैक्स कितना 10%, सिटाइल एल्कोहल 2 से 3%, बीज वैक्स 4% और स्पर्मेसेटी वैक्स कैसा होता है 12% इसके अंदर अपन यूज में लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड जेल कैसे होते हैं, हाइड्रोजनेटेड जेल जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजनेटिक ऑफ वेरियस वेजिटेबल ऑयल सच एज अरेचिस ऑयल, कॉटन सीड एंड कॉटन ऑयल और पाम ऑयल। बेसिकली ऑयल
फॉर्मुलेशन सी होती हैं, सारे ऑयल इसी के अंदर यूज होने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के तौर पर यूज में लिए जाते हैं। वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस क्या होते हैं, जो तो वाटर सोल्यूबल हो जाएं या वाटर के साथ मिक्स हो जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, सीधे एग्जांपल पे चलते हैं, टाइप ए जिलेटिन एंड द टाइप बी जिलेटिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है भाई, टाइप ए और टाइप बी कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल जिलेटिन होते हैं। ठीक है जी, चलो डिसएडवांटेज क्या है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि मॉइस्चर गेन कर लेता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी हो जाती है, इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ये इसके क्या होते हैं भाई, ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। ठीक है, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज, ठीक है, और पॉलीवेलेंट और इनके एडवांटेज। सोप ग्लिसरीन में क्या होता है, बेसिकली ग्लिसरोजिलेटिन हम यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं इसके अंदर, ग्लिसरोजिलेटिन यूज में लेते हैं। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, 202 मोलिकुलर वेट कितना होता है इनका, 200 to 8000 तक हम इनका मोलिकुलर वेट वाले पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। केमिकली स्टेबल होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं। ठीक है जी, डिसोल्व स्लोली इन बॉडी फ्लूइड्स एंड द फ्री फ्रॉम स्टिकिंग, स्टिकिंग इनकी नहीं होती, चिपकते नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा यूज में लेते हैं भाई। ठीक है, यही आपको बेसिकली डिस्कस करने हैं, यही कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, ये भी एक तरह का बेस हो जाता है। ठीक है, ये सारे बेसिस हैं, इनको आपको यूज करते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं इनका क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ सपोजिटरीज, सपोजिटरीज का प्रिजर्वेशन। देखो हैंड रोलिंग मेथड होता है, हैंड रोलिंग आप हैंड से रोल करके बनाओगे, और हॉट प्रोसेसिंग और फ्यूजन मेथड होता है, आपको इनको फ्यूज करना है, सॉलिड्स को एक जगह पे फ्यूज करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होके क्या बनाएंगे, एक सपोजिटरीज बनाएंगे। और एक होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड, कुछ ऐसी सपोजिटरीज होती हैं जो अगर ज्यादा टेम्परेचर पर आप उनको बनाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट, इसलिए आपको उनको कोल्ड टेम्परेचर पर बनाना पड़ता है। इन तीनों के अंदर हम यही पढ़ते हैं। ये पहले टाइम में बनाई जाती थी, अब तो मशीनें आने के लिए उपकरण यूज में लिए जाने लगे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये मैंने तीनों आपको बता दिए। ठीक है, हैंड रोलिंग में भी यही होने वाला है। ठीक है, हैंड से रोल करके बनाते हैं और जो डिजायर्ड शेप होती है वो दी जाती है। हॉट प्रोसेसिंग में मेल्टिंग करते हैं, और कोल्ड में ये ध्यान रखते हैं कि हम इसको कोल्ड टेम्परेचर पर ही इनका कंप्रेशन करके इसको बनाना है भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से पहले हम चलते हैं मेथड ऑफ किस पे, प्रिपरेशन पे। कैसे इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यूज में लेते हैं भाई। क्लीन एंड लुब्रिकेटेड द मोल्ड, जिस मोल्ड में बनाते हैं उसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चाइना डिश यूज करते हैं, हीट, उसको हीट कर लेते हैं। ठीक है जी, 2/3 पार्ट ऑफ बेस, बेस का 2/3 हिस्सा मेल्ट करेंगे, चाइना डिश में डालेंगे, हीट करेंगे और उसको घुमाते रहेंगे। पाउडर मेडिकामेंट उसके अंदर डाल देंगे, उसको मिक्स करेंगे। चाइना डिश जो गर्म है पहले से ही, फ्यू सेकंड उसको फिर हम कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे। अब पोर द मेल्टेड मास, जो मास मेल्ट हो गया उसको पोर कर देंगे कैविटीज, जो मोल्ड है हमारे उसके अंदर। जैसे मोल्ड के अंदर डालोगे तो मोल्ड में ल्यूब्रिकेंट लगा रहता है, कुछ टाइम के बाद उसे रखोगे और फिर उसको मोल्ड से बाहर निकालोगे तो आसानी से बाहर आ जाता है और आपकी सपोजिटरीज बन जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, यही तरीका होता है इनको बनाने का, यही तरीका होता है भाई इनको बनाने का। ठीक है, यही तरीका होता है भाई इनको बनाने का। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है जी, इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो, देखो मैं आपको यहीं क्लियर कराता हूं बातें। विजुअलाइज इवैल्यूएशन, उनकी शेप का इवैल्यूएशन करते हो कि वो विजुअलाइज हो रही हैं ठीक से या विजुअलाइज नहीं हो रही हैं। तो विजुअलाइज हम उनका कहते हैं कि जो उनकी शेप होती है उसमें दिखाई दे रही है नहीं, अगर शेप मेंटेन नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, इनकी इवैल्यूएशन फेल हो जाएगा। तो इनकी शेप मेंटेन रहनी चाहिए। वेट वेरिएशन, ठीक है, हम क्या करते हैं 10 सपोजिटरी ली, रैंडमली उठाए, उनका वेट कर लिया और एक एक को फिर जो उनका मीन एवरेज वेट निकल के आता है ना, मान के चलो एवरेज वेट 50 निकल के आया, उसके बाद हम हर एक का वेट कर रहे हैं तो 48, 52 इसके समथिंग ही रहना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्या, वेट वेरिएशन टेस्ट। मेल्टिंग रेंज, मेल्टिंग रेंज क्या होनी चाहिए, मेल्टिंग रेंज होनी चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाए, तो उसको मेल्ट करा के देखते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो रहा है 37 पर तो ये बिल्कुल इवैल्यूएशन इसका ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ, लिक्विफिकेशन टाइम कह रहा है कि जो इसके अंदर सॉलिड है वो कितने टाइम में लिक्विफाई हो रहा है, क्या बॉडी के अंदर रख दिया हमने लिक्विफाई हो नहीं रहा है, टाइमिंग इतनी ज्यादा तो नहीं ले रहा है, तो इसमें टाइम चेक करते हैं हम, टाइमिंग सही होना चाहिए।
ठीक है जी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जो हमारा कंटेंट है वो बाहर धब्बेदार फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं गड्ढे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तो नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ये भी हम विजुअलाइज कर लेते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, जैसे टैबलेट का डिसोल्यूशन करते हैं ना, बास्केट के अंदर डाल के कंटिन्यूअस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर नीचे करते हैं उसको वाटर के अंदर, तो क्या होता है कि वो डिसोल्यूशन टाइम पता लग जाता है। अगर डिसोल्यूशन टाइम ज्यादा आ रहा है तो उसको मेंटेन करते हैं। ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज का। इवैल्यूएशन हम ऐसे करते हैं। थ्योरी में भी आपको यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। थ्योरी में भी आपको भाई यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। विजुअलाइज भी हो गया, वेट वेरिएशन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, मेल्टिंग रेंज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिक्विफिकेशन टाइम वाला भी बता दिया मैंने आपको, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी बता दिया। तो इसके बाद आ जाता है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट, मैंने वो भी क्लियर करा दिया कि डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। डिसोल्यूशन टेस्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट यूनिट आ जाता है, लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है भाई। क्या जाता है, इनकम्पैटिबिलिटी, समझ गए भाई। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली हमारी ड्रग का इनकम्पैटिबल हो जाना, एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हो जाना, इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है, ठीक है जी। ठीक है जी। इनएबिलिटी ऑफ सम टाइम समथिंग और सम प्रोसेस ऑफ कोएग्जिस्ट द अनदर प्रोसेस, कह रहा है कि जब एक ड्रग या फिर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ मिलकर ना चल पाए वो इनकम्पैटिबल हो जाता है। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो टू एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद अनदर फार्मास्यूटिकल एंटाइटी, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ क्या रह नहीं पाता, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाता, फॉर्मुलेशन को खराब कर देता है अगर, तो उसको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर है भाई। इसको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी, या तो जो हमें डिजायर इफेक्ट चाहिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वो नहीं मिल पाते, केमिकली वे क्या होते हैं एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं रह पाते, ठीक है जी। या फिर फिजिकल अपीयरेंस खराब हो जाती है, फॉर एग्जांपल वो इनसोल्युबल शो करते हैं, लिक्विफिकेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, या फिर एक दूसरे में मिल ही नहीं पाते, ठीक है जी। केमिकल दो तरह का होता है, एग्जांपल समझिए उसका, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, एफरवेसेंट हो रहा है, या फिर डिकम्पोजिशन यानी कि डिग्रेड हो जा रही है, फॉर्मुलेशन खराब हो रही है, ये भी इनकम्पैटिबिलिटी होती है केमिकल की। दूसरा टाइप क्या होता है केमिकल में, टोलरेटेड और एडजस्टेड, ठीक है जी। एक दूसरे को टोलरेट कर गए, एक दूसरे को क्या कर गए, टोलरेट कर गए, एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर आ गया, या फिर क्या हुआ, एडजस्ट हो गए, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ इस तरह से एडजस्ट हो गया कि अपना तो इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है, केवल दूसरे का इंपैक्ट चल रहा है, तो ये भी इनकम्पैटिबिलिटी का एक उदाहरण है, ठीक है। ये भी इनकम्पैटिबिलिटी का एक उदाहरण है, इसको भी आप समझ के चलें, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय प्रायर ऑफ द कंटामिनेशन एडमिनिस्ट्रेड ऑफ अनदर, कह रहा है कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को मॉडिफाई हो जाना, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो आना चाहिए था मेरी ड्रग का वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है जी। उससे पहले क्या होता है, कंटामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर, कह रहा कि या फिर कोई दूसरा कंटामिनेशन आ गया जिस वजह से वो इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, ठीक है। इट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन, इसको ड्रग इंटरेक्शन भी हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं हम, ड्रग इंटरेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे क्या मैकेनिज्म आ गया इसका, मैकेनिज्म दो तरह का होता है भाई, फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहा है, इन्वॉल्व्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मेरी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन था वो ठीक से नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म भी गलत हो गया, एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में नहीं टूट पाया, और क्या हुआ, एक्सक्रीशन भी प्रॉपर नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे क्या आ गई, दिक्कत आ गई, ठीक है। दिक्कत आ गई, मेरी ड्रग क्या हुई, इनकम्पैटिबल हो गई एक दूसरे के साथ। दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक, फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या होता है, जो इंटरैक्टिंग ड्रग हैं वो क्या कर लेती हैं, कभी कभी जो मेरी दो ड्रग हैं आपस में, मैं जिनकी इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो क्या करती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कभी कभी क्या करती है, साइनर्जिज्म इफेक्ट दिखा देती हैं, कोई भी ऐसा इफेक्ट जो मैंने सोचा ही ना हो, एंटागोनिज्म इफेक्ट, 1+1 मैंने पहले पढ़ाया था ना, 0 हो जाता है। अल्टर्ड सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, कह रहा है कि सेल्यूलर के अंदर जो उनका ट्रांसपोर्ट होना था वो अल्टरेशन हो गया, सेल्स ने क्या कर दिया, उनका ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दिया। इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर साइट, जो मेरी रिसेप्टर साइट थी उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल दिया, रिसेप्टर से अच्छे से बाइंड ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा, ठीक से नहीं जा पाएगा, ठीक से उसके साथ मिल नहीं पाएगा, तो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। अगर इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो फिर क्या होगा,
फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आ जाएंगे, जीआईटी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेस्ड प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेस हो जाएगी, प्रोटीन से बाइंड होना था लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, मेटाबॉलिज्म भी ठीक से नहीं होगा, रेनाल एक्सक्रीशन भी ठीक से नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन आ जाएगा, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन आने से इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है जी। फार्माकोडायनामिक मैंने आपको पढ़ा दिया, ये चारों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। देखो सिनर्जिज्म क्या होता है, ऐसा इफेक्ट 1+1 3 हो जाता है, एडिटिव में 1+1 2 हो जाता है, एंटागोनिज्म में पोटेंशिएशन में एक का इफेक्ट तो पूरा आता है, दूसरे का इफेक्ट 0 हो जाता है, 1 + 0 = 1, ठीक है जी। 1 + 0 = 2 आता है, ये 0 तो हो गया लेकिन इसके इफेक्ट को बढ़ा गया। एंटागोनिज्म में क्या होता है, 1 + 1 = 0, ठीक है। ये होता है बेसिकली इनकम्पेटिबिलिटी में, ठीक है जी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है कि मेरी ड्रग का कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी और मॉर्फोलॉजी जो है वो सारी की सारी खराब हो गई, इसको बोलते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। दो केमिकल एक साथ मिले और अपना क्या कर लिया, अपना कलर खराब कर दिया, ऑर्डर, ठीक है, इट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, कमेंट करें भाई फटाफट। चलो ये पढ़ लिया हमने, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसकी बात करते हैं, उसमें इनसोल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो इनसोल्युबिलिटी है ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल के अंदर मेरे क्या कर लेते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड एजेंट है वो इनसोल्यूबल है, घुल नहीं पा रहे हैं, तो ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है। इमिसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर लिक्विड, 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड के बीच में क्या हो जाता है, इनमिसिबिलिटी आ जाती है, तो भी इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है। लिक्विफिकेशन हो जाता है, मतलब जो सॉलिड मिक्सचर है वो ड्राई स्टेट में हो जाता है, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर इन ए ड्राई स्टेट, ठीक है जी। ड्राई स्टेट में मेरे जो सॉलिड है वो मिक्स हो जाता है ड्राई स्टेट में, लिक्विड से ड्राई स्टेट में मेरा सॉलिड मिक्स हो जाता है, तो भी जिसको यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। दो मैंने चीजें मिलाई आपस में, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, नीचे आके आपस में घुल गए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था लेकिन कम मेल्टिंग पॉइंट पे ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब भी क्या हो जाती है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है भाई, ठीक है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 या 2 से अधिक केमिकल मिलके अपनी प्रॉपर्टीज में बदलाव कर लेते हैं, जो होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है भाई। अब कई सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एडजॉर्प्शन, कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो आ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाना, हाइड्रोलाइसिस हो जाना, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं भाई, टाइप्स हैं केमिकल चेंजेस के टाइप्स, ठीक है। यूनिट 5 पर आते हैं, बात करते हैं सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म की। किसकी भाई, सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म की। तो सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म क्या होती हैं, बेसिकली समझते हैं। जो सॉलिड तो रही ना हो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई ना हो, वे होती हैं सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा भाई, फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट की बात करता है, पेस्ट की बात करता है, क्रीम की, प्लास्टर्स की, जेल्स की और रिजिड फॉर्म्स की, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। 1 और मोर इंग्रेडिएंट, एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं, डिसोल्व, आपस में घुले रहते हैं और यूनिफॉर्मली डिसोल्व होते हैं, बिल्कुल सारे एकदम यूनिफॉर्म होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं भाई। यहां जुड़े रहें, लास्ट यूनिट स्टार्ट है आपकी, यहां जुड़े रहें, समझते रहें भाई, ठीक है। जो डिस्पर्स होते हैं इन्हें सुटेबल बेस, ठीक है, समझ गए। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे एक या एक से ज्यादा, वो डिसोल्व कहां होंगे, एक सुटेबल बेस के अंदर, एंड एनी सुटेबल एक्सिपिएंट्स, और उसके अंदर हम एक्सिपिएंट्स भी ऐड करेंगे। सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म के अंदर एक्टिव फॉर्म भी होगी, हमारा क्या होगा, हमारा एक बेस भी होगा जिसके अंदर हम उस एक्टिव फॉर्म को ऐड करेंगे, एक्सिपिएंट्स भी डालेंगे, सच एज इमल्सिफायर डालेंगे, जिससे उनके बीच का इंटरफेशियल टेंशन कम हो सके, आपस में मिक्स हो सके। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट, अगर विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो मेरा जो ये मैं बना रहा हूं सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म, ये स्टेबल रहेगी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट में ऐड कर रहा हूं तो माइक्रोबियल की ग्रोथ रोकी जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। स्टेबलाइजिंग एजेंट का मतलब है कि मेरी फॉर्मुलेशन अपने फिजिकल और केमिकल फॉर्म में स्टेबल बनी रहेगी, ठीक है, वो खराब नहीं होगी। ये होता है भाई क्या, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सेमी सॉलिड आर द टॉपिकल डोसेज फॉर्म। देखो ये लगा रहा है ना, टॉपिकली यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? टॉपिकली यूज कर रहा है। थेराप्यूटिक यूज कैसा होता है कि प्रोटेक्टिव एंड द कॉस्मेटिक फंक्शन। बेसिकली जो ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं टॉपिकली यूज की जाती हैं और कॉस्मेटिक पर्पज से। कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? जो आपकी ब्यूटी को एनहांस कर दें, वो होते हैं कॉस्मेटिक्स। ठीक है, वे होते हैं कॉस्मेटिक्स। ठीक है, और कहां यूज कर सकते हैं हम इनको? दे में अप्लाइड टू द स्किन। स्किन पर भी अप्लाइड, मोस्टली स्किन पर अप्लाइड होता है, लेकिन स्किन पर तो होता है यूज्ड इन नेजल, नेजल कैविटी में भी यूज होते हैं। बाम वगैरह देखिए आपने, नाक में भी लगा लेते हो आप, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है जी, वेजाइनली और द रेक्टली भी हम इनको यूज कर लेते हैं, तो ये भी सेमी सॉलिड की एक खास बात हो जाती है भाई। ठीक है, एडवांटेजेस समझ लो, एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नली, अरे यार हद हो गई, एक्सटर्नली यूज होता है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी, साइड इफेक्ट कम से कम होता है इनका। ठीक है जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब हम खाएंगे ही नहीं, जब हम ओरली खाएंगे ही नहीं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ही नहीं रहा। ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म को हम अवॉइड कर सकते हैं। लोकेशन, लोकल एक्शन भी हो सकता है, साइट स्पेसिफिकेशन एक्शन भी हो सकता है ऑफ ड्रग ऑन इफेक्टेड एरिया। जो इफेक्टेड एरिया है वहां पर हम सिस्टमिकल, क्योंकि वजाइना में रखते हैं, वहां से भी सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो सकती है, सिस्टम में पहुंच सकती है। और लोकल एक्शन यानी कि हम स्किन पर लगाते हैं, वहां से वो लोकल एक्शन भी शो कर सकती है। कन्वीनियंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी ये फायदेमंद चीज होती है। ओरली इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है भाई। ठीक है, सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर बिटर ड्रग। बिटर ड्रग जो कड़वी ड्रग्स होती हैं उनके लिए क्या है? एक सुटेबल डोसेज फॉर्म होती है। मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रहती है, विस्कोसिटी इनकी ज्यादा रहती है। डिसएडवांटेज क्या है? डोज की एक्यूरेसी नहीं हो पाती भाई, डोज की एक्यूरेसी नहीं हो पाती, आप अपनी मर्जी से कितना भी निकाल लो उसके अंदर से। ठीक है जी, द बेस विच इज यूज्ड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इसका जो बेस होता है जिसके अंदर एक्टिव ड्रग मिलाई जा रही है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? मे कॉज स्टेनिंग। ठीक है, जगह जगह कलर छोड़ देता है, धब्बे छोड़ देता है। ठीक है, बल्कि टू हैंडल, हैंडल करने में ज्यादा बल्कि होता है। जैसे टैबलेट छोटी सी होती है, ये लेकिन बल्कि होता है। एप्लीकेशन ऑन विद फिंगर कॉजेज कंटामिनेशन। हम इसको उंगली की हेल्प से रब करते हैं भाई स्किन पर, तो स्किन पर क्या हो सकता है? माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। फिजियोकेमिकल लेस स्टेबल देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म से कम स्टेबल होता है ये, सॉलिड डोसेज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी सम पेशेंट। कुछ पेशेंट्स को ये स्किन पे एलर्जी भी कॉज कर देता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए? बेसिस यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। बेसिस क्या होते हैं? जिसके अंदर बनाया जा रहा है प्रिजर्वेटिव, जो इसको बचा के रखते हैं, खराब नहीं होने देते। ह्यूमकटेंट, इसके अंदर क्या नमी बरकरार रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। इमल्सिफायर, मेरे बेस के और मेरे क्या एक्टिव ड्रग के बीच में जो टेंशन है उसको कम करके इनको आपस में मिक्स करते हैं। जेलिंग एजेंट, जेल प्रोवाइड कराते हैं प्रिपरेशन को। ठीक है, परमिएशन एनहांसर क्या होते हैं? अगर स्किन पर लगा रहा हूं तो वो अंदर परमिएट कर जाएं, घुस जाएं। बफर्स क्या होता है? उसका पीएच मेंटेन रहे जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, ये होता है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑइंटमेंट आ जाता है इसके अंदर। ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ऑइंटमेंट आर द होमोजेनस, होमोजेनस और ट्रांसलूसेंट, जो धुंधला सा होता है। विस्कस सेमी सॉलिड होता है। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट कॉमनली एक ग्रीसी, ज्यादा ग्रीसी होता है। क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रीसी क्यों होता है? क्योंकि ऑयल 80% है। जब ऑयल ज्यादा है तो घर्षण होगा, ग्रीसी होगा, वाटर कम है। समझ गए? इसका इफेक्ट क्या आता है? इमोलिएंट इफेक्ट, यानी कि फटाफट से इमोलिएंट इफेक्ट यानी कि कम कर देता है। अगर सरफेस पर तनाव है तो उसको कम कर देता है ये। प्रोटेक्टिव, स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। थेरेप्यूटिक, किसी भी रोग के उपचार में यूज हो सकता है। ठीक है जी, प्रोफाइलैक्टिंग पर्पस, किसी भी रोग के निवारण में हम इसको यूज कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक, किसी उपचार में यूज हम कर सकते हैं। देखो जैसे ये बेटनावेट एन है, सबसे फेमस ट्यूब होती है बेटनावेट एन। ठीक है भाई, चलो बहुत से लोग यूज करते हैं बेटनावेट एन को। ठीक है, चलो अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें क्लासिफिकेशन में। एपिडर्मिक, यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं वे एपिडर्मिक ऑइंटमेंट जो स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं। दूसरी बात एंडोडर्मिक, एंडोडर्मिक वे होते हैं जो स्किन के अंदर पेनिट्रिएट करा के रखे जाते हैं। वे होते हैं, क्या होते हैं वे होते हैं एंडोडर्मिक। उसके बाद आता है डायडर्मिक। डायडर्मिक में क्या होता है? दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट
दैट पासिस थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। देखो एंडोडर्मिक में भी क्या था, सिस्टमिक इफेक्ट आने के चांस कम थे, लेकिन जो डायडर्मिक है स्किन के नीचे इतना रखा जाता है कि जो मेरी ड्रग की फॉर्मुलेशन है वो रिलीज होकर ब्लड तक पहुंच जाए और मेरे सिस्टम में पहुंच जाए, वो होता है डायडर्मिक ऑइंटमेंट। समझ गए मेरी बात, डायडर्मिक ऑइंटमेंट भी। चलो देखो ये एपिडर्मिस लेयर हो गई, ये डर्मिस लेयर हो गई, ठीक है। एपिडर्मिस ऊपर है, डर्मिस इसके नीचे है, और इसके बाद फिर नर्व्स आ जाती हैं तो ये पहुंच जाता है, ठीक है भाई, ओके। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा मैटर बचता है आपके पास, तो उसको क्लियर करते हुए चलते हैं भाई, उसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है जी। प्रिपरेशन आ जाती है, प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए 3 मेथड होते हैं। देखो बेसिकली इंफॉर्मेशन, कौन सा, इनकॉर्पोरेशन मेथड होता है, क्या हो रहा है, ठीक है जी। इनकॉर्पोरेशन मेथड होता है, फ्यूजन मेथड होता है, इमल्सिफिकेशन मेथड होता है। एक दूसरे को इनकॉर्पोरेट करके जो बनाया जाएगा, फ्यूजन मतलब एक दूसरे को मेल्ट करके जो बनाया जाएगा। इमल्सिफिकेशन होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे जिससे उनके बीच का इंटरफेशियल टेंशन कम होगा और मेरे लिए एक ऑइंटमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो ट्राइचुरेशन मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सिंग अपने बेस के साथ मिक्स करेंगे, जिस बेस में हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिलाना है उस बेस के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है जी। स्पेचुलाइजेशन और ट्राइचुरेशन मतलब कंटिन्यूअस उसको मिक्स करते रहेंगे, बेस टू प्रोड्यूस फाइनल वेट, ठीक है। जितना बेस हमें मिलाना है सारा बेस मिला देंगे ताकि फाइनल वेट हमारा बन जाए। होमोजेनाइजेशन करेंगे ताकि उसको एक तरह से दिखे, सारा अलग अलग ना दिखे, एक रूपता में दिखे, ऐसा बनाएंगे। फिर उसकी हम फिलिंग कर लेते हैं भाई अपने कंटेनर के अंदर। ये होता है ट्राइचुरेशन मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड होता है, ट्राइचुरेशन मेथड। क्लियर इतनी सी बात। फ्यूजन मेथड में भी यही होता है, सबसे पहले जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसको यूज करेंगे, जिसका सबसे पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसको यूज करेंगे, जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट है उन दोनों को साथ में मिलाने के बाद सेम फिनोमिना जो हमने पीछे यूज किया था वही फिनोमिना यूज करने के बाद हम फ्यूजन मेथड को इस्तेमाल में लेंगे। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है जी। प्रिपरेशन ये मैं आपको बता चुका हूं। इवैल्यूएशन ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है जी, पेनिट्रेशन के लिए कि पेनिट्रेट कर पा रहा है बॉडी के अंदर, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। स्किन पर फटाफट लगाकर देखेंगे, थोड़ा सा लिया, उसका वेट करा, स्किन पर लगाया, स्किन पर लगाते रहे, थोड़ी देर बाद देखा कि अब स्किन में जाना बंद हो गया, तो जो स्किन पर बचा उसका वेट कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि स्किन के अंदर कितना पेनिट्रेट कर पाया। ये होता है पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है जी। ये कौन सा टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है जी। अब होता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का रिलीज मींस इसके अंदर जो मेडिकामेंट है वो रिलीज हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, इस मेथड में हम वो पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक अगार प्लेट लेते हैं, अगार प्लेट के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके अंदर हम ऑइंटमेंट छोड़ देते हैं। ऑइंटमेंट क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। जब वो माइक्रोब किल हो जाते हैं उस समय पता लगा लेते हैं कि कितनी जल्दी कितना इफेक्ट देने वाला है, कि ड्रग को रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ड्रग को रिलीज कर रहा है तो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ होती है वो घट जाती है, ठीक है। चलो इतनी सी बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखो भाई क्रीम्स की, ठीक है। अब 2-4 टॉपिक बचे हैं। देखो क्रीम्स के बारे में क्या होता है, क्रीम्स होती हैं जो होमोजेनस और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, लिपोफिलिक क्या होगा भाई, जो ऑयल सोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी। इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर डाले जाते हैं। कंसिस्टेंसी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इमल्शन, किस तरह का इमल्शन बन रहा है। इसके अंदर भी क्रीम्स के अंदर इमल्शन बनते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बन रहा है या फिर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बन रहा है, उसी हिसाब से हम सॉलिड इन द क्या ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड की नेचर के बेस पर ही हम इंटरनल फेज का डिसीजन लेते हैं। क्रीम्स आर इंटेंटेड फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है जी। किसके लिए एप्लीकेशन बनाई जाती है, स्किन और सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो स्किन पर लगाई जाती है या कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाई जाती है। किस लिए, उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनका उपचार कर सके, उनमें अगर कोई बीमारी लग गई है उसको ठीक कर सके, ठीक है, इसलिए बनाई जाती है ये क्रीम्स। अब आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम की। कई तरह की होती हैं क्रीम कंटेनिंग माइक्रोस्फीयर, जिसके अंदर माइक्रोस्फीयर होते हैं, ऐसी होती हैं, लेमिनार फेस्ड होती हैं, और क्रीम कंटेनिंग लिक्विड होते हैं, जिसके अंदर नैनो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसी भी क्रीम्स होती हैं, ठीक है। क्रीम्स बनाते कैसे हैं, ये आसान सा है, एक बार आपको पढ़ना है बस। सीधे क्रीम्स को बेसिस के साथ मिक्स करके बनाते हैं हम, ठीक है। क्रीम्स का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं सबसे पहले इनकी। नंबर सेकंड पे क्या आता है, हम इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि इरिटेशन तो कोज नहीं कर रही है, फोटो सेंसिटाइजेशन तो नहीं है, ठीक है, धूप में खराब तो नहीं हो रही है। इनका स्टोरेज करते हैं, स्किन पे इनके पैचेस लगा के देखते हैं कि कितनी ये अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, थर्मल इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर पे खराब तो नहीं हो जाएगी, थर्मल इफेक्ट भी देखते हैं। उसके बाद आता है फेज सेपरेशन, इसको रखने के बाद क्रीम्स बनाई, क्रीम बनाने के बाद उसको रख दिया, रखने के बाद वो अपनी फेज में अलग अलग तो नहीं हो रही है, ठीक है, 2 लेयर में डिवाइड तो नहीं हो रही है, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं। नंबर आगे आता है इवेल्युएशन ऑफ टॉपिकल डोसेज फॉर्म, रियोलॉजी सेंसिटिविटी एंड बायोलॉजिकल टेस्ट। देखो रियोलॉजी होता है भाई विस्कोसिटी, सेंसिटिविटी होता है फोटो सेंसिटिविटी, या फिर कोई इरिटेशन तो कोज नहीं कर रही है, उसकी ये बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई क्या, देखो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आपने पढ़ ली है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स में आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं पेस्ट और जेल्स की, ठीक है जी, पेस्ट और जेल्स की। देखो जेल्स क्या होते हैं, क्लियर और सेमी सॉलिड सिस्टमिक कंसिस्टेंट होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड, डिस्पर्जन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल इन एक्वस मीडियम। देखो वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है जी। जेली लाइक फॉर्मुलेशन बन जाती है एडिशन ऑफ जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट को ऐड करने पर, ठीक है भाई, जेलिंग एजेंट को ऐड करने पर एक कोलोइडल सस्पेंशन बन जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, जो मेडिकामेंट होता है भाई वो इसमें इनसॉल्युबल फॉर्म में बना रहता है, ठीक है, जो मेडिकामेंट होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कंटिन्यूअस बना रहता है, ऐसे होते हैं हमारे जेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जेलिंग एजेंट की। जेलिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो कुछ तो सिंथेटिक होते हैं सच एज कार्बोवर 934, कुछ होते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कुछ होते हैं हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज, होता है नेचुरल गम सच एज ट्रैगेकांथ। पढ़ते हुए आ रहे हो गम, पीछे से पढ़ते हो ट्रैगेकांथ, ट्रैगेकांथ, तो ट्रैगेकांथ भी एक तरह गम होता है और जो जेलिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जेल फेज, ठीक है जी, जेल फेज के कितने टाइप होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक होता है सिंगल फेज, जिसमें केवल सिंगल फेज का जेल हम यूज करते हैं, दूसरा फेज नहीं होगा, मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम इसमें यूज में लेते हैं, ठीक है जी, और इसमें बाउंड्रीज भी नहीं होती। देखो इसकी मैं उससे समझा देता हूं, आपको एक इमेज आएगी इसमें, उस इमेज से मैं आपको ये समझा देता हूं, ये आ गई इसकी इमेज। देखो ये सब एक सिंगल सिंगल लेयर होती है भाई, सिंगल सिंगल लेयर होती है, अलग अलग लेयर में सेपरेट नहीं होता। जबकि टू फेज क्या होता है, जबकि टू फेज क्या होता है, देखो टू फेज में क्या हुआ, 2 फेज में सेपरेट हो गया, ये यहां से 2 फेज, यहां से 2 फेज, ये 2 फेज में सेपरेट होके बन जाता है, इसलिए हम ये 2 फेज का जेल यूज करते हैं। अलग अलग जेल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग तरीके से ही यूज में लेते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्या जाता है आप काइंड ऑफ जेल्स। जेल्स कितने तरह का होता है, बायो एडेसिव होता है, ऑर्गेनो जेल्स होते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज होते हैं, मींस धीरे धीरे रिलीज करते हैं जो ड्रग को, एम्फीफिलिक जेल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो वाटर सोल्यूबल जेल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बना के कॉम्प्लेक्सेशन जेल होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कुछ थर्मोसेंसिटिव होते हैं, मींस थर्मोलेबाइल होते हैं जो मतलब उसकी टेम्परेचर की रेंज में आने के बाद खराब हो जाते हैं, रिवर्सेबल हाइड्रोजेल, जिनको रिवर्सेबल हाइड्रोजेल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ जेल। उसमें हम ड्रग कंटेंट चेक करते हैं कि ड्रग के अंदर कंटेंट पूरा है या नहीं है, ठीक है जी। 10% मिथेनॉल यूज में लेते हैं, 10% मिथेनॉल हम यूज में लेते हैं, और उसके बाद सीधा हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका क्या कर लेते हैं, रीडिंग चेक कर लेते हैं, जिससे हमें उसके ड्रग कंटेंट का पता चल जाता है, जिससे हमें उसके ड्रग कंटेंट का पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ पीएच, ठीक है, पीएच का मेजरमेंट कर लेते हैं पीएच मीटर की हेल्प से, जिससे हमें उसका पीएच पता चल जाता है। तो ये सारी फॉर्मुलेशन हमें स्टैंडर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सब चीजें देखनी पड़ती है। विस्कोसिटी, विस्कोमीटर से विस्कोसिटी का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये देखो जैसे आप घर में वो होता है ना, ज्यादा डेयरी पे दूध देने जाते हो, ऐसा विस्कोसिटी होता है, जैसे वो दूध का गाढ़ापन चेक करता है, ऐसे ही ये जेल की विस्कोसिटी चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेडेबिलिटी, कि वो कितना स्प्रेड करेगा बॉडी के ऊपर, कितना स्प्रेड करेगा जेल, उसकी स्प्रेडेबिलिटी चेक करते हैं हम, ठीक है जी, उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक होता है एक्सट्रूडेबिलिटी, मींस उसको जेल को जैसा पुश कर रहे हो तो कितने टाइम में कितना जेल बाहर आ रहा है। अगर एक स्टैंडर्ड टाइम, एक रिकॉर्डिंग टाइम हमारे पास है, उससे हम उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर उतने टाइम में उतनी ड्रग बाहर आ पा रही है, दैट मींस इसकी एक्सट्रूडेबिलिटी क्या है, बढ़िया है, ठीक है, हमारा जेल जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेस्ट की, ठीक है, पेस्ट आपका लास्ट टॉपिक लगभग हो जाता है। तो पेस्ट आर यूजुअली, देखो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, पेस्ट तो आप जानते हो यार, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, और बहुत सारे पेस्ट हम यूज में लेते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल सॉलिड का हाई परसेंटेज होता है। देखो लगभग 50% और या उससे ज्यादा ही इनसोल्युबल क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, जो फाइनली डिस्पर्स रहते हैं, और सुटेबल व्हीकल को हम इसमें यूज में लेते हैं।
जो क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। कैसे इन्फेक्शन के लिए भाई? क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली हमारे पेस्ट। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक ऑफ पेस्ट, पेस्ट की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? मतलब कि पोर्स नहीं होना चाहिए, हमारा जो प्रिपरेशन है वो हमारा जो इंटरनल हम यूज कर रहे हैं उसको खराब ना करें। ठीक है जी। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं? ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम जो सिर पे अगर कोई इंफेक्शन हो गया मान लगा सकते हैं, क्योंकि पेस्ट क्या होता है, दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम हेयर, हेयर से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। और क्या है, अडेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए टुवर्ड द स्किन। ठीक है, जो मेरी वेट स्किन है उस पर ये आसानी से चिपक जाए, ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है जी। और नॉन इन्फेक्टेड होना चाहिए, स्किन पर नॉन इन्फेक्टेड हो। ठीक है, जिस यूज के लिए लिया जा रहा है उस यूज का उसको काम पूरा करे और आगे इन्फेक्शन कोज ना करे। ठीक है जी, समझ गए ये बात? ठीक है, कुछ कई तरह के पेस्ट होते हैं। एक होता है फैटी पेस्ट। कैसा होता है? फैटी पेस्ट होता है फैटी और ओलिजिनस बेस के साथ मिला के बनाया जाता है। एक्वस बेस वाटर के साथ मिला के बनाया जाता है। ठीक है जी। वाटर एक्वस पेस्ट कैसा होता है? वाटर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, जिसके अंदर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज यूज करते हैं। एक होता है हाइड्रोकोलोइड पेस्ट। हाइड्रोकोलोइड पेस्ट के एग्जांपल क्या हो जाते हैं? जैसे टूथपेस्ट होता है ना हमारा, वो हाइड्रोकोलोइड पेस्ट है। जिंक ऑक्साइड जिलेटिन पेस्ट है। ये सब क्या है, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। फॉर्मुलेशन की बात करें तो हम फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो अवेलेबल है क्लास में वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। एक इसका सिंपली है, समझना कुछ नहीं है। अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ एक्जिमा में यूज होते हैं। ठीक है जी। कुछ पैसरीज की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक्जिमा एंड पैसरीज, एक्जिमा कुछ रिंग और जो गोलकृमि होता है उसमें ये यूज में लिए जाते हैं, और कुछ प्रोटेक्टेंट्स की तरह यूज होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें बेस की तरह केवल सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन यूज में ली जाती है। ये ध्यान में रखने वाली चीज है यहां पे। ठीक है भाई, समझ गए? चलो, ये भी सेम वही है जो मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया, लेकिन बस बेस क्या है, वाटर मिसिबल है, वाटर सोल्यूबल बेस। इसके अंदर क्या आएगा? वाटर सोल्यूबल के अंदर क्या आएगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है जी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ मिलाकर ही हम अपना जो क्या है मिक्सचर है उसको हाई और लो मोलिकुलर वेट पर लेके जा सकते हैं, जिससे जो हमारा पेस्ट है वो अच्छी एफिशिएंसी का हमें मिल जाता है। देख लो ये रहा। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, मींस जहां अगर कोई सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई है, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है जी। ट्राइमिकोनाजोल डेंटल प्रोडक्ट होता है हमारा। ठीक है, बेसिकली दांतों के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे बात कर लेते हैं हम एडिटिव्स यूज्ड इन पेस्ट। पेस्ट के अंदर कौन कौन से एडिटिव्स हैं? देखो भाई, एडिटिव्स क्या होते हैं? लिक्विड बेस होता है, फिलर्स होते हैं, एब्रेसिव्स होते हैं, रियोलॉजिकल मॉडिफायर होते हैं जो उसकी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, डिटर्जेंट होते हैं बेसिकली उसके अंदर जो कोई भी डिसइंफेक्टेंट आ रहा हो उसको क्या कर सकें, किल कर सकें बेसिकली। ठीक है जी। ब्रशिंग के टाइम पे ये ज्यादा यूज होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला जाता है, फ्लेवर्स डाले जाते हैं, स्वीटनर डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स, ताकि फॉर्मुलेशन खराब ना हो। इसका फटाफट से मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, 2 सेकंड के अंदर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार इसको पढ़ लेंगे, इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं भाई। ठीक है, फंक्शंस के बाद बात करते हैं अपन किस बारे में, लास्ट वन चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसके मेथड का क्या क्या प्रिपरेशन है? पेस्ट आर ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड आप पहले पढ़ के आ चुके हो भाई, इसी से बनता है। ठीक है, ट्राइचुरेशन मेथड लिक्विड और सेमी सॉलिड के लिए यूज करते हैं हम। फ्यूजन मेथड यूज्ड व्हेन द बेस इज सेमी सॉलिड इन द नेचर, जब हमारा बेस सेमी सॉलिड नेचर का हो तब हम क्या यूज करते हैं, फ्यूजन मेथड हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं ट्राइचुरेशन मेथड, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, आप उसमें पढ़ सकते हो ऑइंटमेंट में। फ्यूजन मेथड ही मैंने आपको पढ़ा दिया, आप ऑइंटमेंट में पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा, पीएच मीटर से आप इसका पीएच चेक कर सकते हो ताकि किसी पर्टिकुलर पीएच पर ये खराब ना हो। ठीक है, पीएच इसका मेंटेन रहे। ठीक है, देखो स्किन इरिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पैचेस यूज कर सकते हो। ठीक है जी, एनिमल की स्किन पर पैचेस यूज करते हैं हम और देखते हैं कितने टाइम तक ये पैच रहता है। ठीक है, जिससे हम इरिटेशन का पता लगा सकते हैं। विस्कोमीटर, जिससे हम विस्कोसिटी चेक करते हैं। ठीक है, जो ये जो तार आ रहा है ये नीचे तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरी फॉर्मुलेशन में नीचे तक नहीं जाना चाहिए, इससे हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपकी सारी यूनिट हो जाती है यहां पर कंप्लीट।